Yes, student, today we will start 11th question of 9.2 exercise. 11th question, sum of the first P, Q and R term of AP are small a, B and C respectively. So we have to prove that this expression will be equal to 0, यानी कि ये सारा मल्टीप्लाई होके प्लस करके क्या आना चाहिए 0. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट क्यू पी क्यू आर टर्म. तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ये कैपिटल ए लेना है क्योंकि इसमें ना स्मॉल ए बी सी पहले से दे रखा है इसमें, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म जो है स्मॉल ए नहीं ले सकते, तो हम कैपिटल ए लेंगे फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. तो एस पी, पी टर्म किसके इक्वल है, ए के इक्वल. तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, तो एस पी का सम ए के इक्वल है. तो ये हमने एस पी का फार्मूला जैसे एन बाई टू लगता था ऐसे पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ये. तो ध्यान से देखना, इसमें ए बाई पी आया है, बी बाई क्यू आया है, सी बाई आर आया है. हम इन तीनों की ना वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे. तो जैसे यहाँ पर इक्वल टू ए आ रहा था, तो इस पी को मैंने इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन ए बाई पी इसी के इक्वल आ रहा है, ए बाई पी के इक्वल. तो और टू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये टू यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, टू से टू कैंसिल होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आ गया. तो ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया ए बाई पी. सिमिलरली जब मैं बी बाई क्यू फाइंड आउट करूँगा, जैसे एस क्यू का फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू बी, तो सारा सिंप्लीफाई करके मेरे पास बी बाई क्यू ये आएगा. और जब आर का फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू सी, तो सी बाई आर मेरे पास ये आएगा. बिल्कुल इस तरह सिंप्लीफाई करके सिमिलरली करके लिख देना है. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई वन बाय क्यू आर. देखो इसमें ए बाय पी है, इसको क्यू आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वही मैंने इसमें किया. ए बाय पी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू आर से. सेकंड को आर माइनस पी और थर्ड को पी माइनस क्यू. सेकंड देखो यहाँ आर माइनस पी और थर्ड पी माइनस क्यू है. तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया. अब ए से तीनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर क्या होगा, क्यू माइनस आर, यहाँ आर माइनस पी, यहाँ पे पी माइनस क्यू. तो तीनों में ए कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में यही तीनों बचेंगे, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू. और वन बाई टू ये इसमें इन सब में वन बाई टू कॉमन आ रहा है, तो इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी माइनस वन के साथ क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन के साथ आर माइनस पी और आर माइनस वन के साथ पी माइनस क्यू. और डी सब में आ रहा था, डी सारों में आ रहा है, तो डी कॉमन आ गया. ठीक है, और इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास जो ये वाला था, ए बाई पी, इसको पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करा, इसको क्यू माइनस आर से, इसको आर माइनस पी से. तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया. तो स्टूडेंट इसको खुद करना है सिंप्लीफाई, कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सबको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको, तो इनकी सबकी ना आपस में कटिंग हो जाएगी. वो वाला स्टेप खुद करके देखना. यहाँ पर ये सबके एक्सप्रेशन ना जीरो बन रहा है. ये जैसे यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ए के साथ क्या बचा, जीरो. तो ये जीरो आ गया. इस तरह वन बाई टू जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना सारे को, एक लाइन मैंने मिस करी है बीच में, वो खुद कर लेना, तो वो सारा कटिंग होकर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. तो यहाँ वन बाई टू और बाहर डी बचेगा, तो ये सारा जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, जीरो प्लस जीरो. तो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो. तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल. ठीक है. 12th क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ ए पी इज एम स्केयर रेशो एन स्केयर. द रेशो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म, यानी कि एम और एन टर्म है, उनका अगर हम सम को डिवाइड करें तो किसके इक्वल आता है, एम स्केयर रेशो एन स्केयर. शो दैट रेशो ऑफ एम एंड nth टर्म इज टू एम माइनस वन रेशो एन माइनस टू एन माइनस वन. कि एम और एन टर्म का हम रेशो लेना, ये तो सम का रेशो दे रखा है, अगर mth टर्म और nth टर्म का रेशो लें तो क्या आंसर ये आना चाहिए. तो सिंपल सा है, बस एक स्टेप इसमें थोड़ा सा देखना है हमें. ए हमने फर्स्ट टर्म सपोज कर ली, इसमें स्मॉल ए वगैरह ले सकते हैं क्योंकि ए कहीं दे नहीं रखा है इसमें. तो एस एम अपॉन एस एन, एम स्क्र एन स्क्र दे रखा है हमें, तो इसका ये फार्मूला लगा लिया हमने, एस एम का ये लगा लिया, एस एन का ये लगा लिया. तो टू से टू कैंसिल हो गया, और ये एम जो है यहाँ इस स्केयर से कैंसिल हो गया, और एन जो है इस स्केयर से कैंसिल हो गया, क्योंकि उधर जाके डिवाइड होगा ना, ऊपर जाएगा ये. तो यहाँ पे हमारे पास बचा टू ए प्लस एम माइनस वन, यहाँ टू ए एन माइनस वन इक्वल टू एम अपॉन एम. तो अब ध्यान से देखना, बस ये एक स्टेप है इसमें करने वाला, कि अगर मैं यहाँ पे किसी तरह टू ना आता हमारे पास, तो ये हमारा एम एथ टर्म का फार्मूला बन गया था, ए एम का, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी.
और यहाँ पर n टर्म का बन गया था a प्लस n माइनस वन टू। तो ये हमने यहाँ पे 2 किसी तरह ला सकते हैं। तो देखो अगर हम m को 2m माइनस वन से रिप्लेस कर दें और n को 2n माइनस वन से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह तो कर नहीं सकते, फिर तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो इससे हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे 2m माइनस वन लगाया, यहाँ 2n माइनस वन लगाया, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। यही प्रूव करना था ना हमें, ठीक है। ये तो आ गया, बस अब इसको m और n टर्म बनाना है इसको हमें। तो माइनस वन कर गया -2, -1 माइनस यहाँ -2, देखो सब में 2 कॉमन आ गया। अब तो 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वही m टर्म का और ये n टर्म का फार्मूला बन गया, ये mn टर्म का और ये nth टर्म का। तो am अपॉन an इक्वल टू आ गया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द n टर्म ऑफ ap इज दिस एंड m टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सम दे रखा है हमें और m टर्म दे रखी है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सम दे रखा है तो s1 निकाल लेते हैं हम। s1 हमारा 8 आया, s2 हमारा कितना आया 22, 2 पुट करके यहाँ पर सारा। तो s1 और t1 तो सेम होता है, 10th में हमने करा था। जो फर्स्ट टर्म होती है सम, क्योंकि एक टर्म का सम तो एक के साथ हो ही नहीं सकता, वही सेम रहती है। और सेकंड टर्म कैसे आती थी, s2 में से s1, यानी कि 2 टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दिया तो हमारा t2 आ जाता था, यानी कि सेकंड टर्म आ जाती थी। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, तो 14 में से 8 माइनस किया तो कितना आया 6। तो ये हमारे पास डी और ए दोनों आ गए हमारे पास। अब हमारे पास mth टर्म कितनी दे रखी है 164, तो ए एम कितना आया 164। तो बस ये एम का फार्मूला लगा दिया हमने, यहाँ ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, इसको सारा सिंप्लीफाई करके एम की वैल्यू हमारे पास 27 आ रही है, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इसके बीच में 5 नंबर हमने लिखने हैं और वो सारी सीक्वेंस जो भी बने वो हमारी एपी में बने। तो जब 8 और 26 के बीच में 5 नंबर हम लिखेंगे तो टोटल टर्म कितनी होगी 7 होगी, 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। तो लास्ट टर्म कितनी होगी हमारे पास 26, यानी कि a7 26 हो गया। तो a प्लस 6da, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है 8 है और ये हमारी क्या है a7, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट की तो इससे हमारा d कितना आ गया 3, ठीक है। d हमारा 3 आ गया यहाँ पर सारा सिंप्लीफाई करके। तो बस a हमें पता है और d हमारे पास आ चुका है, तो बस निकालते जाओ। a1 कितना होगा, क्योंकि सेकंड एपी के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है ना, वैसे तो ये यहाँ पर फर्स्ट a1 है, बट इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये तो a1, ये a2, ये a3 ऐसे बन रहा है ना। तो एक किस्म से ये a1 जो है ये a2 है, ठीक है। और ये कौन सी टर्म है a3, और ये कौन सी है a4, ये कौन सी है a5, ठीक है। और ये कौन सी है a6। तो a2 क्या बनेगी n माइनस वन, a2 माइनस वन, a प्लस डी बनेगी। तो बस ये प्लस करते जाओ इसमें, a प्लस 3d, a3 क्या बनेगी a प्लस 2d, यानी कि a2 तो एज इट इज रहेगा। तो a प्लस 2d ये आ गया, a3 हमने ये फाइंड आउट किया। बस ये ad की वैल्यू पुट करते जाना और ये सारे हमारे पास आते जाएंगे। क्लियर है, ये क्लियर हो गया ना a2 और a1 वाला। जो बीच में नंबर लिखा है उसमें तो ये फर्स्ट है, बट एपी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेकंड टर्म आती है a2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आती है, जो लिखे हैं हमने वो a1 है, बट एपी के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म है, ठीक है। इसके बाद है 15th क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इफ ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है ये भी। ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई टू, और ये हमें पहले गिवन है कि यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ये है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए। हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि बुक में इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, a इनसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे a यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर कितनी है 1, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो a n बचेगा। फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा a b n माइनस वन, ऐसे b इससे मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इस ए एन को जब इधर जाके माइनस करेंगे तो 2an माइनस ए एन बचेगा। ऐसे बी एन को जब इधर जाके माइनस करेंगे तो 2bn माइनस बी एन, एक बी एन बचेगा। और ये दोनों एज इट इज आएंगे, बस प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है।
अब ध्यान से देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। पावर जो पावर लेस होती है वो कॉमन आती है, ये बड़ी पावर है छोटी है n-1, तो n-1 कॉमन आया, n-1 कॉमन आया तो यहाँ n था, जैसे इसकी पावर 1 बची है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, an बचेगा ना। तो जब इसमें से an-1 कॉमन लोगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ये b बचेगा। ठीक है, ऐसे इन दोनों में जब इसमें से ये पहले लिखना है हमने माइनस, क्योंकि यहाँ a-b बनाना है ना हमें, तो bn-1 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस क्या बचा, प्लस a बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस b। ठीक है, जैसे यहाँ पर a बचा था तो दोनों में a-b कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा an-1, यहाँ क्या बचा bn-1। अब ये तो दोनों जीरो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है ना, तो वो इसके कारण तो आ नहीं रही, क्योंकि a-b अगर जीरो लेंगे तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, और a इक्वल टू बी होगा तो ये तो सारा क्वेश्चन ही फिनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये इधर जाके प्लस का हो गया, इसको लाके इधर डिवाइड करें, तो इधर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ पर हम 1 आएगा। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b, यही बेस बना दिया हमने, a/b रेज़ टू पावर 0, किसी की पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1। तो इस दोनों में पावर हमने कॉमन ले ली, a/b n-1 कॉमन आ गई पावर, तो बेस सेम हो तो पावर इक्वल आती है, तो n-1 इक्वल टू 0, -1 उधर जाके क्या बनेगा +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई +1। ठीक है, इसके बाद 16th क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 16th कह रहा है बिटवीन 1 and 31 m members have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m-1 term is 5:9. Find the value of m। 1 और 31 दो नंबर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर था ना क्वेश्चन ये 8 और 26, ऐसे ही 1 और 31 दे रखे हैं। जैसे इसमें 5 करे थे तो इसमें m है, m मतलब अननोन है, हमें नहीं पता, m मेंबर हमने इसके बीच में लिखने हैं। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो किस में होनी चाहिए, एपी में, और कह रहा है 7th टर्म और m-1 टर्म का रेशो जो है ये दे रखा है, इसके बेस पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही हमने कर लिया 1 और 31, इसके बीच में a1 a2 am तक ये टर्म आ गई हमारे पास, तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, t3, इस तरह करके ये tm प्लस क्या है कि जैसे इसमें 5 थे, तो टोटल टर्म 7 हो गई थी ना, 2 ऐड हो गए थे उसमें, ऐसे इसमें m है तो टोटल टर्म 2 ऐड हो जाएंगी, तो ये tm प्लस 2 बन जाएगा, 2 एक्स्ट्रा हो गई इससे। तो ना टोटल टर्म कितनी होगी m+2, तो tm+2 का फार्मूला यही बनेगा, a प्लस m+2 -1 इंटू डी, और ये हमें दे रखा है 31, ये 31, ये 1 और d पुट करा हमने, तो 1 इधर आके माइनस हुआ, 30 आ गया, और m+1 जाके डिवाइड हुआ, तो डी हमारा आ गया 30/m+1। अब क्या देगा हमें 7th और m-1 टर्म, तो 7th टर्म और tm-1 टर्म, यानी कि ये उसके अकॉर्डिंग 8th टर्म है ये हमारी, वैसे तो ये 7th है पर उसके अकॉर्डिंग 8th टर्म है ना, तो t7 का फार्मूला t7 ही रहेगा, a प्लस 7d, और इसका भी ये रहेगा a प्लस m-1 इंटू डी, क्योंकि AP के अकॉर्डिंग ये 8th टर्म है और जो नंबर हमने लिखे उसके अकॉर्डिंग 7 है, तो हम AP के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं इसका फार्मूला, एक किस्म से 8th टर्म है ये। ठीक है, तो यही फार्मूला आ गया इसका, बस यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो ये वैल्यू फाइंड आउट की है m की। ठीक है, ये यहाँ d की वैल्यू पुट कर दी हमने दोनों जगह, तो ये एलसीएम वगैरह लिया इसका, तो एलसीएम m+1 आएगा, ये 1/1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ m+1 आएगा, यहाँ भी m+1 आएगा, तो 37 या 210, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 30m-30। तो बस इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये सारा हमारा कितना आंसर आता है सिंप्लीफाई करके, m = 14। ठीक है, इसके बाद है 17th क्वेश्चन, ये तो सिंपल सही है। 17th क्वेश्चन में कह रहा है कि a man start receiving a loan as first installment ₹100, if he increase the installment by ₹5 every month, what amount will he pay in the 30th installment। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने ₹100 दिया
और इंक्रीज कितने कर रहा है, 5 रुपीज़, तो D5 आ गया। तो 30th इंस्टॉलमेंट में पूछ रहा है कितनी पे करेगा, बस T30 का फार्मूला लगा दो, A+30 - 1 × D। तो ये वैल्यू पुट करके हमारा आंसर 245 रुपीज़ आ गया। ठीक है, और लास्ट है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। 5 डिग्री का डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव, जो कंसेक्यूटिव एंगल है उसमें, जैसे एक 120 है तो दूसरा 125 हो गया, 130 हो गया। तो स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन की साइड्स बतानी है। पॉलीगन तो पता ही होगा, क्लोज फिगर जो ट्रायंगल वगैरह शुरू होते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन का ये फार्मूला होता है n-2 × 180, यानी कि जैसे ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है तो 3 पुट कर दो यहाँ पर, तो 3 - 2 1, तो 180 बन जाए, तो ट्रायंगल के एंगल का सम 180 आ गया। जैसे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, तो 4 पुट करो यहाँ पे, 4 - 2 2, तो 182 जा 3। तो इस तरह पेंटागन, हेक्सागन, इनका सबका सम आता जाता है। ये फार्मूला है सम ऑफ एंगल का, ठीक है, पॉलीगन के। तो SN हमारा ये हो गया। तो SN का फार्मूला अगर AP के अकॉर्डिंग देखें तो ये बनता है। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, और इधर से हमने जो पॉलीगन का फार्मूला था वो यूज़ कर लिया। दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, यानी कि ये पॉलीगन के अकॉर्डिंग है, ये AP के अकॉर्डिंग सम है। तो फर्स्ट एंगल कितना दे रखा था, 120, D कितना दे रखा है 5, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी सारी इसमें। ये 2 था, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 360 बना, और ये 720। तो इसको प्लस करा, ये 235 आया, 245 में से माइनस करा 5। तो इसको सारे को सिंप्लीफाई करके ना हमारी ये इक्वेशन बनी है, 5n² + 235n - 360n + 720। तो ये प्लस करा तो ये आया हमारे पास। अब इसमें ना 125 है ये, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो ये बना n² - 25n + 144। तो इसके फैक्टर करोगे तो n - 16 n - 9 = 0 आ रहा है। ठीक है, तो n आ रहा है 16 और एक n आ रहा है 9, बट जो 16 है वो पॉसिबल नहीं है। ये हमारा आंसर है। वो पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज इफ़ वी टेक एनी एंगल, कोई भी एंगल लेते हैं तो उसका कोई भी, यही था हर एक एंगल की टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसी से निकलती है ना। तो यहाँ मैंने 16 पुट कर दिया n की जगह। फर्स्ट टर्म कितनी थी 120, डिफरेंस कितना था 5, तो इसका आंसर आता है 195। तो ये 180 से ग्रेटर देन आ गया, विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। 9th में ध्यान हो, जब हमने क्वाड्रिलेटर वाला चैप्टर करा था तो इस तरह से क्वाड्रिलेटर बनी आई थी एक। ये इस टाइप की क्वाड्रिलेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना ग्रेटर देन 180 आ रहा है हमारे पास। इस टाइप की क्वाड्रिलेटर है हमारे सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है। तो ये एंगल अगर 180 से ग्रेटर देन आता है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इस टाइप की क्वाड्रिलेटर को। ठीक है, तो इसलिए हमने 16 जो n था साइड्स जो, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आएगा, n = 9, यानी कि 9 साइड्स का हमारे पास पॉलीगन है वो। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।